नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है संगठन का महासंग्राम, कार्यकर्ताओं को पैगाम। जब करीब करीब 2 साल सत्ता में सत्ताधारी दल को और 2 साल विपक्ष को हो जाते हैं, तो जैसे आप चलती हुई गाड़ी में झपकी लगती है अचानक और टूट जाती है। कहाँ तक आए, कहाँ तक आए? बचा है करीब करीब 150 किलोमीटर। अरे यार, 150 बचा है। ओहो, 28 अब आ ही गया। अब पहुंच जाएंगे सर, 2 साल और लगेंगे। तो 1 साल तो पूरा चुनाव में ही चला जाता है। ओह, तो दोनों की तंद्रा को चोट पहुंचाया है इसने, क्योंकि दिसंबर अब बहुत करीब है और त्योहारों के इस मौसम में कब हम दिसंबर और 2025 की विदाई के लिए खड़े होंगे पता ही नहीं चलेगा। तो दोनों दलों ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियों का विस्तार चुनावी तैयारियों की धार पर और सान चढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। यही आज इसी पर हम डिबेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट के बाद फिर डिबेट की। मध्य प्रदेश की सियासत में आजकल संगठन की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस सृजन के सहारे संगठन को कसने में लगी है। इसी कड़ी में पचमढ़ी में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है, जो 2 नवंबर से 11 नवंबर तक होगा। शिविर में पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही अलग अलग विषयों की जानकारी दी जाएगी। सुबह से लेकर रात में सोने तक के कार्यक्रम तय होंगे। साथ ही बीजेपी की ट्रोल आर्मी से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो बीजेपी में संगठन पर्व के बाद जिलों की कार्यकारिणी घोषित हो रही है। साथ ही इंतजार है प्रदेश की कार्यकारिणी का। इन सब के बीच कांग्रेस प्रशिक्षण को लेकर उत्साहित है, वहीं बीजेपी कांग्रेस के प्रशिक्षण पर सवाल खड़े कर रही है। अन्य राज्यों में भी संगठन सृजन के माध्यम से संगठन को मजबूती देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी राज्यों में करा है और उसमें यह है कि जिला अध्यक्ष जो बनते हैं उनको प्रशिक्षण शिविर में आना पड़ेगा। फॉर्मेट में है कि 10 दिन का जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर होगा, जिसमें उनको आगे की कार्य योजना, कैसे उनको काम करना है, क्या करना है, ये सब बातों का जिक्र उस शिविर में किया जाएगा। ये गांधी की विचारधारा पर चलने वाले लोग तो बचे नहीं। ये तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स यानी वामपंथियों की जकड़न में पूरी इनकी विचारधारा है। संगठन मुट्ठी भर बचा है। जिस प्रकार की सोच समझ है उसमें गुटबाजी और तानाशाही की प्रवृत्ति एक परिवार की दिखाई पड़ती है। केवल टॉल आर्मी की बात कर रहे हैं, केवल सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस का केवल 8 दिन का वर्ग इसीलिए चलेगा कि उनको केवल और केवल सोशल मीडिया की टोल आर्मी से मुकाबला करना है। मुझे लगता है कि कांग्रेस सच्चाइयों से अब कोसों दूर जा चुकी है। वैसे तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस संगठन की ताकत का एहसास कर चुकी है। तभी तो वो संगठन मजबूत करने के हर एक पहलू पर बहुत गंभीरता से काम करने की कोशिश कर रही है। जितना सच कांग्रेस का संगठन सृजन है, उतना ही बड़ा सच उसके अंतर विरोध भी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन सर्वोपरि के मूल मंत्र के साथ लगातार संगठन के कामों में जुटा है। कुल मिलाकर 2028 से पहले संगठन की जमावट करके दोनों पार्टियां कार्यकर्ताओं को काम और संदेश दोनों दे रही हैं। किसका संदेश कितना कारगर होगा, ये तो चुनावी नतीजे तय करेंगे। फिलहाल संगठन का महासंग्राम प्रदेश में अपना रंग दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मातृ न्यूज। चलिए हमारे सवाल देख लीजिए। क्या 2028 चुनाव से पहले संगठन जमावट ही सबसे बड़ा हथियार साबित होगा? बेशक। क्या कांग्रेस का संगठन सृजन और प्रशिक्षण अंतर विरोधों को मिटा पाएगा, जो कांग्रेस के लिए बड़ा चैलेंज है और बड़ा टास्क भी है? क्या बीजेपी के संगठन सर्वोपरि को टक्कर दे पाएगा कांग्रेस का संगठन सृजन? ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम डिबेट पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उनका बहुत स्वागत है। जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत है। बीजेपी के सीनियर लीडर वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। आशीष जी तक आवाज़ शायद पहुंच नहीं रही है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा।
सबसे पहले हम चलते हैं जगदीश द्विवेदी जी की तरफ। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी। दोनों ही पार्टियों ने अपनी संगठन की धार और तेज़ करने की कोशिश शुरू कर दी है और कांग्रेस बार बार संगठन की तरफ लौट जरूर रही है, लेकिन उसके अंतर विरोध भी सामने आते हैं। अब सवाल यही है सबसे बड़ा कि क्या संगठन की ये धार अंतर विरोधों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर पाएगी? कैसे देखते हैं आप दोनों ही पार्टियों की इन तैयारियों को? जी सर जी, पहली चीज तो ये कि बीजेपी के बारे में जो मैं कहता रहा हूं कि बीजेपी पहले से कैडर बेस्ड पार्टी रही है और कांग्रेस दूसरी तरफ कांग्रेस में संगठन पे बहुत ज्यादा ध्यान पहले कभी नहीं दिया गया, चूंकि नेता आधारित पार्टी थी, छत्रप आधारित पार्टी थी। लेकिन बीते कुछ समय से, पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने ध्यान दिया है संगठन पे। और आपको याद होगा कि 2018 में विधानसभा से पहले कांग्रेस ने ब्लॉक लेवल के नीचे मंडलम सेक्टर बनाए थे और ये प्रयोग उनका सफल भी रहा था। लेकिन इस प्रयोग को वो बहुत आगे तक नहीं ले जा पाए, क्योंकि इसके बाद जहां तक जैसा मुझे याद है कि जीतू पटवारी जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब यह तय हुआ कि साहब पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर हम कांग्रेस की कार्यकारिणी गठित करेंगे। लेकिन ये जो काम है ये मूर्त रूप अब तक नहीं ले पाया साल भर में। तो कांग्रेस को अभी भी संगठन के लेवल पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, बहुत सारी बातें उनमें हैं, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं, जो भी वो करेंगे बहुत अच्छी चीज है इसका। लेकिन बावजूद इसके अभी भी कांग्रेस को सबसे पहली चीज तो अंतर विरोधों से निकलना इस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती पहले भी थी, बड़ी चुनौती आज भी है और यही चुनौती रहेगी इनकी। आपने कई जिलाध्यक्ष बनाए, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बनाए, लेकिन उस पर भी आपके नेताओं ने ही सवाल उठाए हैं। और जिन्होंने सवाल उठाए, मेरा मानना यह है कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि जब तक कांग्रेस में अनुशासन का डंडा बहुत सबल नहीं होगा, लगातार बुला के बातचीत नहीं की जाएगी, तब तक संगठन लेवल पर कांग्रेस जो काम करना चाह रही है वो शायद उतनी बेहतरी से नहीं कर पाए। क्योंकि विधायकों की नियुक्ति पर भी सवाल उठे थे कि आपने विधायक बना दिया, विधायक एक क्षेत्र का होता है, आपने ही कहा 2 साल हो गए हैं, लौटता हूं, 1-1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, विधायक अपने क्षेत्र में रहेगा कि जिले को देखेगा। बहुत सारी चीजों पे काम करने की शरद जी अभी भी जरूरत है कांग्रेस को। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्षत्रपों पर आधारित राजनीति का आदी रहा है। उसके पास बीजेपी की तरह कोई केंद्रीय कमेटी नहीं है कि वो चला जाए BL संतोष जी के पास या शिव प्रकाश जी के पास या इन बड़े नेताओं से बात करके अगर कहीं प्रदेश में कोई उसकी नैया डुबाने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास अपीलिंग अथॉरिटी काफ़ी मजबूत होती है। लेकिन कांग्रेस के पास है कि दिग्विजय सिंह जी के पास जाइए, कमलनाथ जी के पास जाइए, अरुण यादव जी के पास जाइए, अजय सिंह जी के पास जाइए, और इसी तरह के तमाम नेताओं की एक श्रृंखला है जो दोनों पार्टियों का मूलभूत एक अंतर है। आशीष जी, विषय कांग्रेस का है, कैसे देखते हैं आप? संगठनात्मक तैयारियां दोनों तरफ हैं, आप भी लगे हैं और कांग्रेस भी लगी है। जी, हमारे यहाँ संगठन 12 महीनों काम करता है। संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं उन सबको तो हम बूथ कमेटियों के माध्यम से संपन्न करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे केंद्रीय संगठन से लेकर प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक प्रतिमाह सक्रियता रहती है। जब से मन की बात कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तब से हर माह के अंतिम रविवार को हमारी बूथ कमेटियां मन की बात सुनने के लिए बूथ पर एकत्रित होती है। और संगठन जब निरंतर सक्रिय रहता है तो चुनावों को लेकर हो या अन्य कोई अभियान हाथ में हम लेते हैं, उसकी सफलता की 100% संभावनाएं रहती है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के देखा देखी संगठन में कुछ नाम भी परिवर्तित किए, संगठन के कुछ ढांचे में भी परिवर्तित किए, लेकिन कांग्रेस के ही अध्यक्ष को नियुक्तियों को लेकर जब उनकी पार्टी के लोग सवाल उठाते हैं, जिस व्यक्ति का नाम जिस जिले के लिए नहीं दिया गया था वहां उसको जिलाध्यक्ष बना दिया, और जब उनके बड़े नेता वहां पर दौरा करते हैं और वो उस दौरे पर आपत्ति लेते हैं, तब लगता है कि संगठन का अनुशासन कहाँ है। दूसरी बात, जब इन्हीं की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि सिर्फ बयानों से कुछ नहीं होगा, सतही तौर पर काम करने की आवश्यकता होगी, अरुण यादव जी का मैं वो बोलना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस अभी भी धरातल पर नहीं पहुंची है। इनके जो नेता है वो सिर्फ सोशल मीडिया और इन सब चीजों पर बयान देकर, और बयान में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कारण
समाज के हर वर्ग में इनके बयानों के प्रति तीव्र नाराजगी है। जी मैं ऐसा मानता हूं, अच्छा है पहले भी पचमढ़ी में प्रशिक्षण इन्होंने लिया, आगे भी और प्रशिक्षण लेंगे, लेकिन प्रशिक्षण से पिछले प्रशिक्षणों से इनको क्या हासिल हुआ है और आने वाले प्रशिक्षणों से क्या हासिल होने वाला है, ये इनको देश को बताना चाहिए। बड़ा सवाल है ये कि क्या उस तरह के त्यागवीर और उस तरह से संगठन शिल्पी और नींव के पत्थर जिनको कंगूरे की तरफ लपकने की इच्छा बिल्कुल ना हो कि शिखर पर मैं भी चढ़ जाऊं, ऐसे जैसा आज़ादी की लड़ाई का एक पिक्चर था कांग्रेस में कि जान देने के लिए और संघर्ष के लिए कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़ते थे। लेकिन अब मंजर दूसरा है, जब लंबे समय तक आप सत्ता में होते हों तो चाहे आपकी पार्टी का नाम कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कुछ अनिवार्य बुराइयां जुड़ती हैं और इनकी संख्या जितनी बढ़ती है उतनी नाव बिल्कुल लबालब भरी नदी में डूबने की आशंका बढ़ जाती है। भूपेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं? तैयारियां दोनों तरफ से हैं, कोशिशें दोनों तरफ से हैं। जी देखिए, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुन रहा था, उनका पूरा वक्तव्य जो है कांग्रेस को लेकर है। उनका अपना इंट्रास्पेक्शन कुछ भी नहीं है कि उनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो है हिसाब किताब पकड़ा दिया। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जिस पार्टी में रोज़, अभी कल की घटना है, भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत जो है मंच पर गरिया रहे हैं एक दूसरे को, ये अंतर विरोध नहीं है, ये शिष्टाचार है। वो कांग्रेस में अगर किसी ने सलाह दे दी तो वो जो है अंतर विरोध, पूरा दुनिया इसमें जो है कोहराम मचा देती है, अंतर विरोध अंतर विरोध अंतर। ये अंतर विरोध नहीं है, ये हमारी अभिव्यक्ति की जो है एक आज़ादी है। हमारे बीच में जो है असहमतियों से सहमति, कंसेंसस तक जाने का एक ये रास्ता है। हम जो है पूरी तरह से डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। हम जो है ये ढोंग नहीं करते, पाखंड नहीं करते हैं कि अंदर से जो है तलवारें भी चल रही हैं और ऊपर से जो है मुलम्मा लगा के जो है प्लास्टिक सर्जरी करा के घूमने लगे। ये काम हमारी पार्टी नहीं करती। हमारे अगर वस्त्र फटे हैं तो हमें उसको पहनने में झिझक नहीं है, हम उसमें जो है रफू करके नहीं घूमते आप लोगों की तरह। तो ये चीज़ अंतर है। दूसरी चीज़ ये है कि हर पार्टी को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। समय बदलता है, समय की चुनौतियां अलग होती हैं, जनरेशन बदल रही है, जनरेशन की सोच अलग है, नए लोग समाज से जुड़ रहे हैं, नए लोग हमारे हिस्सेदार बन रहे हैं डेमोक्रेसी के। उनकी क्या सोच है, उनकी शिक्षा हमसे अलग है, उनकी शिक्षा जो है, उनकी अभिप्साएँ हमसे अलग है, उनकी महत्वाकांक्षाएँ हमसे अलग है। उन सबको समझने के लिए हर राजनीतिक दल को ये प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है और हर समय पड़ती है, हमें भी पड़ रही है। तो इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। अगर आज जो नए बच्चे आ रहे हैं समाज में, जो हिस्सेदार बन रहे हैं डेमोक्रेसी में, 18 साल के बाद वोट डालने का अधिकार मांग रहे हैं, अगर हमें उनकी आकांक्षाएं जाननी है, समझना है, उनके हिसाब से अगर हमें भविष्य की कोई रणनीति तय करनी है, तो इसमें शर्म की क्या बात है। वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कांग्रेस, और ये बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस उनकी नकल करती है। हम तुमसे ज़्यादा पुरानी पार्टी हैं, तुम हमारी नकल करते करते यहाँ पहुँचे, हमें आपकी नकल करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारी योजनाएं चुरा के पर्चियाँ चिपकानी पड़ती तुमको। वंशवाद 24 घंटे रटते हो, चोरी भी करते हो तो वंशवादियों की करते हो। आपने सिंधिया को चुराया, वंश देख के चुराया। आपने बहुगुणा को चुराया, वंश देख के चुराया। आपने जो है लाल बहादुर शास्त्री के नाती को चुराया, वंश देख के चुराया। चलिए सुन तो लीजिए। मैंने आपको बड़े धीरज से सुना आशीष भाई, आप तो जो है एक अच्छे आदमी हैं, हम तो आप पूरे दूसरे की भी सुन लिया। मैं लौटता हूँ, अभी एक राउंड तो और जो है ये दूसरों की बुराई देखने की बजाय बेहतर हो कि आप अपनी देखें, हम अपनी देखें। ये रास्ता ज़्यादा सही है, ज़्यादा सरल है। आपको जो है बहुत अगर गरूर है, लड़ लेना चुनाव में, हम हार जाएंगे, तुम जीत जाना, इससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप जो है, आप जो नुकसान कर रहे हैं देश का, वो तो अब देश को दिख रहा है, आपके चेहरों पे दिख रहा है। जगदीश जी, आपके चेहरों पे भी दिखने लग गया। महत्वपूर्ण बात ये है, आपके चेहरे पे दिख रहा है कि आप इस नुकसान से आप भी असहमत हैं। ये जो हमारी डिबेट होती है, ये तो शांति हो पहले। इस डिबेट में सबसे एक महत्वपूर्ण जो कई बार ऐसा लगता है कि सारा नैरेटिव एक ही है। कांग्रेस की बारी तो बीजेपी की आलोचना, बीजेपी की बारी तो कांग्रेस की आलोचना। आप अपनी पार्टी पर कम बोलना पसंद करते हैं, उसकी तैयारियों पर कम बात करना पसंद करते हैं,
दूसरे की खराबी पर ज़्यादा केंद्रित रहते हैं। ये बेचैनी भी है दोनों दलों की, व्यग्रता भी है, और ये भी बताता है कि आप अपने तरफ अभी पूरी तरह फोकस्ड होकर नहीं देख रहे हैं, या कम से कम जो स्पोक्स पर्सन हमारे यहाँ आते हैं उनकी दृष्टि तो सिर्फ एक दूसरे की त्रुटियां ढूंढने की तरफ होती है। और मुझे लगता है दर्शकों पर कई बार ये अत्याचार होता है कि वो सुनने आते हैं कुछ नया भी। भूपेंद्र जी एक विद्वान व्यक्तित्व हैं, मैनेट के ज़माने के इंजीनियर हैं, आशीष जी एक बहुत खाटी राजनेता हैं, बिना किसी गॉडफादर के राजनीति शुरू की और यहाँ तक पहुँचे हैं, इनसे कुछ नया सुनने को मिले। लेकिन पार्टी का कलेवर इतना पारंपरिक है दोनों दलों का कि वो वही बोलते हैं जो उन्हें बोलना चाहिए। पता नहीं, हो सकता मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये बात भूपेंद्र जी ने जो कही, जगदीश जी, ये बात सही है कि कांग्रेस अपनी गुटबाजी से नहीं हारती। कांग्रेस हारती इसलिए है कि अंतिम समय में बीजेपी जो रणनीति तैयार करती है, और जिस रणनीति में आकलन विकलन समायोजन की पूरी गुंजाइश, जो बैंकिंग की भाषा है, हिंदी में मैं कह रहा हूँ आकलन विकलन समायोजन, वो जिस तरह से कर लेती है, जैसा बिहार में कर रही है। अभी हम बात कर ही रहे थे तो ये बात भी उभर रही थी विश्लेषकों के साथ कि भाई वहाँ पीके जो है वो किसकी उपज है। और ये मध्य प्रदेश में आपने देखा है, कभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उपयोग हो जाता है, कभी समाजवादी पार्टी का उपयोग हो जाता है। तो क्या लगता है आपको बीजेपी का चातुर्य? क्योंकि बीजेपी, आप हर चुनाव में आप देखते हैं कि आखिरी के 2 महीने कांग्रेस का एज रहता है, हर तरफ आवाज रहती है कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, और 2 महीने बाद धीरे धीरे फुसफुसाहट बदलने लगती है, भैया बीजेपी, भैया नहीं भैया कर लिया, भैया मीट आउट कर लिया। क्या देखते हैं इसके पीछे रीजन? देखो शरद जी, एक बात तो बहुत सीधी और साफ है कि राजनीति में सत्ता प्रधान होती है, बोलबाला सत्ता का ही रहता है। अजय सिंह जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, उनके जन्मदिन के बाद आया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने खुद कहा था कि हमारे नेताओं को विचार करना पड़ेगा कि हम 25 साल से सत्ता से बाहर क्यों हैं। भाई 1-1.5 साल को छोड़ दें, बोले 15 महीने को, तो हम लगातार सत्ता से बाहर हैं। आप लगातार अगर मध्य प्रदेश से सत्ता से बाहर हो तो आपको कम से कम विश्लेषण तो करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं, नीति कोई भी हो, आपको भी सत्ता में बीजेपी ने एक नई संस्कृति पैदा कर दी है। बीजेपी पूरे, ये पिछले शिवराज जी के जमाने से आ गई है और सेंट्रल पे भी है। बीजेपी पूरे के पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहती है। आप देखेंगे एक चुनाव खत्म हुआ और उनके नेताओं को जो बयान होते हैं उससे तो ऐसा ही लगता है जैसे अगले महीने फिर चुनाव होने वाले हों। तो बीजेपी ने पूरा चुनावी मोड में अपने राजनीतिक दल को ला दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को ला दिया है। कांग्रेस बातें कुछ भी करे, भूपेंद्र जी कुछ भी कहें, मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत असहमत हो सकता हूं, लेकिन एक बात का कांग्रेस को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सब कुछ इलेक्शन को फोकस करके करना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो कि बीजेपी में अंतरकला है, लेकिन उनके नेताओं को संगठन स्तर पर बुला के समझाइश भी दी जाती है। आपने भूपेंद्र सिंह की बात की, इन्हीं भूपेंद्र सिंह को बीजेपी में प्रदेश दफ्तर में मैंने देखा है समझाते हुए नेताओं को। कम से कम एक संवाद की प्रक्रिया तो है, बुलाया तो जाता है, बात तो की जाती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद वो मीडिया में आने के बाद सफाई भी देते हैं। इन स्थितियों को कांग्रेस को खुद में भी लाना पड़ेगा, क्योंकि आप बार बार कुछ भी कह दो, आप इसको आप जनता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्ता से बाहर हैं और आप सत्ता में कैसे आएंगे इसके प्रयास आपको करने पड़ेंगे। और ये आरोप लगा के नहीं आएंगे, ये खुद में सुधार करके आएंगे। निश्चित तौर पर ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और यही सबसे, बिल्कुल आता हूँ आपकी तरफ। आशीष जी एक छोटा कमेंट, फिर भूपेंद्र जी की तरफ। जी, मैं ऐसा मानता हूं शरद जी, प्रशिक्षण की आवश्यकता तो हर राजनीतिक दल, हर जनप्रतिनिधि, हर अधिकारी कर्मचारी को होती है। कांग्रेस में प्रशिक्षण ऊपर से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले इनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी का प्रशिक्षण निहायत आवश्यक है, इसलिए क्योंकि उन्हें आज भी भारत की कई सारी चीजों की समझ नहीं है। आज भी उनकी जो भाषा है बेहद अमर्यादित है, और उनकी इस भाषा का अनुसरण जब प्रदेश के इनके अध्यक्ष करते हैं, इनके जिलाध्यक्ष करते हैं, इनके नेता करते हैं, तो हर भारतीय को या हर नागरिक को ये बात मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कांग्रेस के नेताओं की यही बोली है? क्या कांग्रेस के नेताओं की यही बोलने की संस्कृति है? इसलिए प्रशिक्षण, कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना चाहती है तो अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं की वाणी का, संयम का प्रशिक्षण सबसे पहले उनको देना चाहिए। दूसरा, तुष्टीकरण जो इनके नेता करते हैं, कई सारे मामलों में बेवजह कूद जाते हैं। इंदौर में इनके नेता भी बीच में गए थे शीतला माता विवाद को लेकर,
तो इस तरह के मामलों में इनको बहुसंख्यक हिंदू समाज का पक्ष भी सुनना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज कांग्रेस को जनता पूरी तरह से नकार चुकी है जी और इसलिए यदि प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह का प्रशिक्षण जी देना चाहिए। जी भूपेंद्र जी। जगदीश जी ने जो बात की है वो बात बड़ी अच्छी है और जगदीश जी को इस बात का आभास हो गया होगा कि जो ये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है क्योंकि हमारा जो है कहीं कहीं संगठन कमज़ोर है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको वैचारिक स्तर पर जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, नया शिक्षा का तरीका आ रहा है, उसके हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और उसी तैयारी का हमारा जो है प्रयोजन है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि राजनीतिक दलों में संवाद होना चाहिए, तो संवाद कोई तो स्थापित हम कर रहे हैं। अब इसमें बीजेपी को क्या आपत्ति है? अभी इनके जो महामंत्री जी जो रजनीश अग्रवाल जी जो कह रहे थे, मुझे सुनकर हैरानी हो रही थी। उन्हें ऐसी पीड़ा हो रही थी जैसे उनके घर से हम कोई सामान चुरा रहे हैं अगर हम प्रशिक्षण कर रहे हैं तो ये काम हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें संवाद स्थापित करना है, हमें जो है नई चुनौतियों को समझना है और नए भारत की आकांक्षाओं को समझना है। ये ज़रूरी है और ये कांग्रेस इसको ज़रूरी समझती है। इसमें किसी को लगे कि हम कमज़ोर हैं तो वो डांस करे, खूब मिठाइयाँ खाए। किसी को लगता है कि कांग्रेस गलत रास्ते पे जा रही है तो और मस्त हो जाए, उनका तो रास्ता आसान हो रहा है। लेकिन कांग्रेस को पता है उसे क्या करना है, वो अपने रास्ते पर जा रही है। दूसरी चीज़ मैं एक छोटी सी और कहना चाहता हूँ कि ये जो विन्यास है संगठन का, चूँकि सबके जो है सोच अलग है। एक संगठन प्रेम पर आधारित संगठन है, भाईचारे पर आधारित संगठन है, दूसरा जो है घृणा पर और नफरत पर आधारित संगठन है। दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग होंगी, दोनों की सोच अलग होगी, दोनों की रणनीति अलग होगी। इसलिए हमारी उनसे कभी भी समता नहीं हो सकती, हम करना भी नहीं चाहते और ना वो समता हमें जो है क्योंकि रास्ते ही बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत रास्तों पर हम चल रहे हैं और कांग्रेस जो है उस रास्ते पर चलती चली जा रही है। और दूसरे जो भाई साहब ने अभी दी, मैं बड़ी बधाई दूंगा उनको, खुद मियाँ फजीहत, दूसरे को नसीहत, राहुल गांधी को सीखने की शिक्षा दे रहे हैं। अगर साहस हो तो ये शिक्षा मोदी जी को दीजिए कि वो झूठ बोलना बंद कर दें और जो है वो जो है सच्ची बातें करनी शुरू कर दें। आप हिम्मत करिए उनसे कहने की। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वक्त नहीं है, अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, बिठाना बंद कर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे यहाँ भी रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आवेश और आवेग में आए बिना बात करना। जापानीज जूडो का एक तरीका है कि अगर खिलाड़ी को गुस्सा आया तो मैदान से बाहर। अभी पाकिस्तान के साथ हमारा मैच था, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने काफ़ी उत्तेजना और काफ़ी चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंडियन टीम ने उसका जवाब अपने बैट से दिया। आप कैसे जवाब दे सकते हैं किसी से आपकी अगर प्रतिस्पर्धा है, राजनीति के मैदान में पड़ोसी है आपका, कैसे जवाब देंगे? अब शब्द कह के, कटु शब्द कह के या विनम्रता से व्यंग करके भी अगर आप उसको सफल होकर दिखा देंगे, मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है अपने प्रतिद्वंदी को देने के लिए कि जिससे वो याद रखेगा कि साहब कितना दम है इसमें। बीजेपी ने लंबे समय तक सत्ता में बाहर रहने के बाद कुछ इसी तरह की तैयारी की, कमजोरियों को समझा, उन पर रोक लगाई और आगे बढ़ी। अब कांग्रेस को भी यही करना है क्योंकि वही सबसे बेहतर जानती है कि उसकी दिक्कतें क्या हैं। हम लोग बाहर बैठे हैं, बाहर बैठ के टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस जानती है, भूपेंद्र जी जानते हैं। यहां नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? ना आशीष जी बोलेंगे, ना भूपेंद्र जी बोलेंगे कि हमारी पार्टी में ये कथित कमजोरी है, लेकिन वो जानते हैं दोनों चुनौती क्या है। अंत में बीजेपी उन चुनौतियों का ढक्कन भले ही पूरी तरह हल ना निकाले, लेकिन चुनौतियों का ढक्कन बंद कर देती है, जिससे समस्याओं का जिन्न बाहर नहीं आ पाता। कांग्रेस के यहाँ उसकी तथाकथित उदारता इतनी बड़ी चुनौती बनती है कि ये जिन्न उससे भी बड़ा हो जाता है और कई बार उसके वजूद के लिए सर्वग्रासी बन जाता है। इससे निपटना है कांग्रेस को। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।